हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस स्टडी कर रहे थे, जिसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन, ये चार टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फर्दर आगे मूव करेंगे हम लोग। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता था। देखिए डेफिनेशन अगर हम समझें तो हम सिंपली बोलते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करते हुए जो हीट चेंज होता है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। आप कोई भी एक एसिड लीजिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मान लीजिए मैंने HCl लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स 36.5 ग्राम। अब उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना है किसी सुटेबल बेस से। तो इस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअली होगा क्या, इसका H+ और इसका OH- आपस में कंबाइन करके वाटर बनाता है, साथ में एक सॉल्ट बनता है और कुछ हीट रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कोई भी एक एसिड ले लीजिए, एक इक्विवेलेंट, और उसको किसी भी सुटेबल बेस से पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कीजिए। समटाइम हमें लगता है कि लास्ट डेफिनेशंस जो ध्यान आ रही थी उन सब में तो 1 मोल करते रहते थे कि 1 मोल को फॉर्म करना है तो जो हीट चेंज होगा, 1 मोल सब्सटेंस को कंबस्ट करना है तो जो हीट चेंज होगा, या 1 मोल एनहाइड्रस सोल्यूट को हाइड्रेटेड बनाना है, या 1 मोल किसी भी सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा ये 1 मोल बोलते थे। अभी आज यहाँ इसके अंदर एक थोड़ा नया टर्म यूज़ कर दिया मैंने। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 1 मोल एसिड या 1 मोल बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए, रादर मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट एसिड या 1 इक्विवेलेंट बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई भी रिक्वायर्ड बेस या एसिड डालेंगे और उस दौरान जो हीट चेंज होगा वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। एक्चुअली देखिए, अगर मैं 1 मोल HCl लेता हूँ, 1 मोल HCl, इसको 1 सेकंड के लिए यहाँ से स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं 1 मोल HCl लेता हूँ तो वो मुझे 1 मोल H- देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर मैं 1 मोल H2SO4 लेता हूँ तो वो मुझे 2 मोल H- देता है, क्योंकि एक H2SO4 2 H- को रिलीज़ करता है। अगर मैं 1 मोल H3PO4 लेता हूँ तो ये मुझे 3 मोल H- देता है। लेकिन अगर मैं 1 मोल HCl की बजाय एक इक्विवेलेंट HCl लेता हूँ, एक इक्विवेलेंट HCl, तो वो मुझे 1 मोल H- ही देता है, क्योंकि HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है और जो इक्विवेलेंट मास है वो सेम होता है। यानी कि सैंपल में HCl के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। सिमिलरली अगर मैं 1 इक्विवेलेंट H2SO4 ले लूँ या 1 इक्विवेलेंट H3PO4 ले लूँ तो वो भी मुझे सभी 1 मोल H- देते हैं। जिन भी बच्चों को क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, वो इस बात को वहाँ जाके ज़रूर रिकॉल कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास जब हम लेते हैं तो हमेशा एक इक्विवेलेंट एसिड 1 मोल H- देता है, और वो कोई भी हो, वो वेदर 1 H- को छोड़ता हो या 2 H- को छोड़ता हो या ज़्यादा H- को छोड़ता हो, इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। रादर इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H- रिलीज्ड होता था। और जिन बच्चों को अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा और अभी नहीं ध्यान है तो वो उस 11th के फर्स्ट चैप्टर में इक्विवेलेंट मास को जाके स्टडी कर सकते हैं और इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट यहाँ सिंपल सी बात याद रखिए कि जब मैं 1 इक्विवेलेंट एसिड या 1 इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज करने की बात करता हूँ
तो मुझे फिर टेंशन नहीं होती इस बात की कि वो एक एच आयंस को छोड़ रहा है कि दो एच आयंस को छोड़ रहा है। मुझे बेस डबल डालना पड़ेगा कि ट्रिपल डालना पड़ेगा, हीट जो निकलेगी वो कैसी कितनी निकलेगी, वो हर एसिड के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता कि वो डाई बेसिक है या मोनोबेसिक है, मीन्स एक एच आयंस को छोड़ेगा या दो एच आयंस को छोड़ेगा, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता। अब कोई टेंशन नहीं रहेगी, हम सिंपल बोलेंगे कि एक इक्विवेलेंट एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर लो या एक इक्विवेलेंट बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर लो, जो हीट चेंज है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ वो मैंने एक साथ लिख दिया है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ही समझना है हमें। लास्ट लेक्चर को समझ चुके होंगे तो इनमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मेन वही 4 टाइप्स थी जो हमें न्यूमेरिकली यूज़ करनी है। यहाँ पे फ़िलहाल बस जस्ट उनका नॉलेज होना चाहिए। ये न्यूट्रलाइजेशन की कहानी डेफिनेशन की फॉर्म में आए तो आप ध्यान रखिएगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई एक सॉलिड है, अभी डिस्क्लोज़ नहीं करता, ऐसे ही एक्स लिख देता हूँ, ये सॉलिड है, इसको मैं फ्यूज़ कर रहा हूँ। तो इस फ्यूजन के लिए मुझे कितना इसे हीट देना पड़ेगा? डेफिनेटली सॉलिड से लिक्विड बना रहा हूँ तो हीट देना पड़ेगा मुझे। तो जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा, इसी को बोलूँगा डेल्टा एच फ्यूजन। 1 मोल सब्सटेंस को पूरी तरह से फ्यूज़ करने के लिए जो हीट आपको रिक्वायर्ड थी। या मैं सब्लिमेशन देखूं तो मैं सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। इस काम को करने में भी मुझे कुछ हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो फिर यही डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाएगा। या 1 मोल लिक्विड ले लेता हूं मैं, इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मुझे कुछ हीट देना पड़ेगा, अगेन डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, इसी को बोलूँगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन। या कंडेंसेशन में इससे रिवर्ट भी कर सकता हूँ। मान लीजिए गैसियस पार्टिकल्स हैं, मैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये फिनोमेना कंडेंसेशन होगा। तो वहाँ पे तो फिर अगर आप इस रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ पे तो आपको हीट रिलीज़ होती दिखाई देगी, मतलब जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा वो फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और इसको बोलूँगा मैं डेल्टा एच कंडेंसेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन की बात करूं तो ये हमें 3rd चैप्टर के अंदर बताया गया था, जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ पढ़ी थी। कोई भी गैसियस सब्सटेंस है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो कुछ हीट चेंज होता है, कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, उसी एनर्जी को बोला गया है इलेक्ट्रॉन, उसी एंथैल्पी चेंज को, हीट चेंज को बोला गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है तो ये नेगेटिव होता था। आप अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे, 3rd चैप्टर में हमने ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने की कोशिश की थी। या 2 और छोटी छोटी टर्म्स लिखी हुई हैं मैंने यहाँ पे, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। जैसे मान लीजिए मैं 1 मोल HCl ले लेता हूँ, मुझे पता है ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, लेकिन वेरी सून हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ऐसा होता है कि जैसे ही हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है, H आयन अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। यहाँ वो आयंस की फॉर्म में नहीं था, एक कोवेलेंट स्पेसिस था, लेकिन वाटर के अंदर जाके वो आयोनाइज हो गया है, H+ अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान भी कुछ हीट चेंज होता है, मे बी हीट रिक्वायर्ड हो या रिलीज हो, अकॉर्डिंगली वो डेल्टा एच नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा। अगर रिलीज़ हुआ तो नेगेटिव, रिक्वायर्ड हुआ तो पॉजिटिव। उसी डेल्टा एच वैल्यू को बोलेंगे डेल्टा एच आयोनाइजेशन। डिटेल हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा। या मान लीजिए मेरे पास ये NaCl है सॉलिड, ये आयंस हैं, ऑलरेडी जन्मजात आयंस हैं, ये जब बने थे तो आयंस ही थे ये, और इनको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, तो इस दौरान भी मुझे कुछ हीट देना पड़ सकता है, जिसको मैं बोलता हूँ डेल्टा एच, जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि हीट देना पड़ रहा है मुझे, उसको बोलता हूँ डेल्टा एच डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ये सब छोटी छोटी कुछ टाइप्स हैं जो आपको बुक्स में दिखाई देंगी रिगार्डिंग द एंथैल्पी चेंजेस, बट मैं फिर बता रहा हूँ पहली 4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए, बाकी जस्ट डेफिनेशन की फॉर्म में याद रखिए। हाँ, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा बहुत जरूरत पड़ सकता है, न्यूमेरिकल एक आध आपको दिखाई देगा वहाँ पे, एक मैंने लास्ट कराया भी था और एक आध और भी डालूंगा मैं लेक्चर्स के अंदर। तो बट वहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखिए कि एक मोल यूज़ नहीं करना, एक इक्विवेलेंट यूज़ करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ और नहीं बोलना, बाकी सारा का सारा सिस्टम मोल्स पे ही चलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स की टाइप पे आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे जो फॉर्मूले आपको दिखाए हैं मैंने डेल्टा एच कैलकुलेट करने के,
उन सब को बहुत ध्यान से ध्यान रखिए, याद रखिए, रादर नोट भी कीजिए कॉपी पे। ये दो टाइप्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच कैसे निकालना है हमें। अब ये एंथैल्पी ऑफ कंबशंस और हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम की सेंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्टिंग पे हमने किए थे फर्स्ट लॉ के अंदर। ये वही फॉर्मूला है जहाँ डेल्टा एन जी डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म होता था। आप लोग अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, पीछे हमने पढ़ा। और एक ये फार्मूला, हालांकि इसके क्वेश्चंस इस टाइप के ज़्यादा नहीं दिखेगी जहाँ पी और डेल्टा भी पुट करना हो, बट स्टिल ये दो फार्मूले हमारे सामने आए थे। ये आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ये हमारा फोकस रहेगा आज। एंथैल्पी निकालना हो, एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का, तो कैसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लेता हूँ, और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लेता हूँ, और उस डिफरेंस को मैं यहाँ पे चेकआउट करूँगा तो वो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन होता है। ये हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आज फोकस रहने वाला है। एक ये देखिए, डेल्टा एच कैलकुलेट करने का किसी भी रिएक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशंस फॉर द रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशंस फॉर द प्रोडक्ट। बट ये हमें यहाँ न्यूमेरिकली अप्लाई होता ज़्यादा हमारी बुक्स में नहीं दिखाई देगा, बट स्टिल हम इसको फॉलो कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आए तो। बस ध्यान रखना है ये एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जबकि ये एंथैल्पी कंबशन ऑफ रिएक्टेंट और ये एंथैल्पी कंबशन ऑफ प्रोडक्ट है। ये कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन है और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो हम लोग ज़्यादा इस पे यहाँ कुछ इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते दिखाई नहीं देंगे। और एक इसको देखेंगे डेल्टा एच किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये मैंने लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, मैं बड़ी आसान रिएक्शन यहाँ पे लिख के आपको समझाऊँ कि H2 + Cl2 दैट गिव्स 2HCl। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है और मैं इस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हीट लगेगी या निकलेगी। लगेगी तो उस डेल्टा एच को मैं बोल दूंगा कि पॉजिटिव है, और निकलेगी तो मैं बोल दूंगा कि वो उसको नेगेटिव है। तो अभी मुझे क्या देखना है कि जब ये रिएक्शन होगी तो एक्चुअली क्या होगा। एक्चुअली एच और एच के बीच में बॉन्ड को टूटना है, और Cl और Cl के बीच का बॉन्ड को टूटना है, और H और Cl के बीच में कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो बॉन्ड्स को मुझे ब्रेक करना होगा, H और Cl के बॉन्ड्स को, और दो नए बॉन्ड्स वहाँ पे बनेंगे। तो जब मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जिसको मैं बोलता हूँ सिंपली बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी निकलती है। बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी निकलती है। तो मुझे ये दो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगाना पड़ा, मान लो 70 किलो जूल लगाना पड़ा। और यहाँ जो ये बॉन्ड बना, दो बनेंगे ऑब्वियसली, एक दिखा रहा हूँ बट 2 मोल है तो दो बॉन्ड्स बनेंगे। तो उन दो बॉन्ड्स को बनते हुए कुछ एनर्जी रिलीज़ होगा। अब कितना रिलीज़ होगा, मान लो 50 रिलीज़ हुआ। तो 50 रिलीज़ हुआ तो तोड़ने के लिए 70 लगा और निकला 50, तो मतलब 20 जूल कंज्यूम हो गया। तो 20 जूल जो आपने हीट इसको दिया है वो डेल्टा एच होगा 20, या उसको मैं बॉन्ड डेल्टा एच फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन होगा। तो बॉन्ड एनर्जी नहीं बोलना, बॉन्ड एनर्जी तो ऑलरेडी हो चुका। या मान लीजिए यहाँ पे 150 किलो जूल हीट निकला हो इन दो बॉन्ड्स के बनने पे, और तोड़ने के लिए आपको 70 लगाना पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि 80 किलो जूल हीट जो है वो रिलीज़ होगा। 70 तो आपने लगाया या 150 निकल गया, तो -80 किलो जूल जो होगा वो इसका बॉन्ड एनर्जी डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन होगा। फिर करेक्ट करें दोबारा, ये डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन बता रहा हूँ मैं कि रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस आप देख लीजिए, वो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन है। वही हीट रिलीज्ड या रिक्वायर्ड होगी जो डिफरेंस यहाँ पे आपको बॉन्ड्स को ब्रेकिंग और मेकिंग के दौरान डिफरेंस में नज़र आएगा, वही एनर्जी वैल्यू। चलिए, अब हमें जो फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे यहाँ पर्टिकुलरली स्टार्टिंग पे, वो इन दो टर्म्स पे करना है। तो किसी भी एक से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बॉन्ड एनर्जी से शुरू कर देता हूँ एक बार। ये छोटा सा एरिया रहेगा, 2-3 क्वेश्चंस पे ही काम चल जाएगा, और उसके बाद मैं इस पे लेके आऊँगा जिस पे हम मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल पुट करता हूँ बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन पे नज़र डालें आप एक बार। ये रिएक्शन गिवन है जिसका डेल्टा एच मुझे कैलकुलेट करना है। रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं। कौन से बॉन्ड्स की एनर्जी दे रखी है, CH बॉन्ड की, C डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, OH एंड C डबल बॉन्ड C। ये बॉन्ड एनर्जीज हमें प्रोवाइडेड है। C बॉन्ड एनर्जी क्या है
किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी, वो बॉन्ड एनर्जी है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि बॉन्ड फॉर्म जब हो रहा है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो बॉन्ड एनर्जी है। जब भी 1 मोल बॉन्ड फॉर्म होगा या 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो उस टाइम पे रिलीज्ड या रिक्वायर्ड एनर्जी, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। जब किसी स्पीसीज में 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स हो जाएं, जैसे CH4 है, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, जैसे 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो बॉन्ड एनर्जी आपको बताई जाती है, लाइक जैसे सपोज बोल दिया कि CH बॉन्ड एनर्जी 410 किलो जूल है, तो वो इन चारों बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी का एवरेज होता है। सपोज इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी, एक जैसी नहीं होती हैं। हमें लगता है कि बॉन्ड तो सेम स्पीसीज के बीच में है तो ब्रेक करने के लिए भी सेम एनर्जी लगनी चाहिए, बट रियली ऐसा नहीं होता। बॉन्ड एनर्जीज अलग अलग बॉन्ड्स की अलग अलग होती हैं। हम इन डिटेल डीप यहाँ पे क्लास 11-12 में नहीं समझते इस बात को, क्योंकि फिर उसके पीछे हमें बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स पे जाना होता है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स पे जाना होता है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के कॉन्सेप्ट पे जाना होता है, और इतना डिटेल डीप हम नहीं समझते हैं अपने उस चैप्टर पे। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए कि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो लगने वाली एनर्जीज़ हैं वो कुछ डिफरेंट हैं, क्योंकि एक बॉन्ड टूटने के बाद इन ऑर्बिटल्स में जो S कैरेक्टर रहेगा, या इन 2 बॉन्ड्स के टूटने के बाद इन ऑर्बिटल्स में जो S कैरेक्टर रहेगा, वो डेफिनेटली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जीज़ में भी चेंज रहता है। हमें नहीं समझना, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ, इन सभी चारों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ी होगी उसका एवरेज हमने रिपोर्ट कर दिया है, वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है CH का बॉन्ड एनर्जी। क्या इथेन का मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ लिखूँ तो वो CH बॉन्ड एनर्जी कुछ डिफरेंट हो सकती है? तो आई विल से यस, वो इन 6 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एवरेज एनर्जी होगी। या मैं यहाँ पे प्रोपेन लिख दूँ तो क्या अब CH बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो सकती है? तो आई विल से यस, क्योंकि अब 8 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जीज़ का एवरेज लिया गया होगा। तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना, हमें तो वो वैल्यू बता रहा होगा तो हमें उसको यूज़ करना है, ये ध्यान रख के कि वो किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी है वो। सी हियर, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देख रहा हूँ मैं यहाँ, C डबल बॉन्ड CHH, ये ऐसा होता है। अब मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ना है, ये तोड़ना है, ये तोड़ना है, ये तोड़ना है और ये तोड़ना है, ठीक है। O डबल बॉन्ड O, मुझे ये बॉन्ड तोड़ने हैं, डबल बॉन्ड्स। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं, हालांकि आसान सी बात है। मान लीजिए मुझे C सिंगल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी गिवन है X, और कहीं मुझे यूज़ करना है C डबल बॉन्ड C, तो आप उसको 2x मत कीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 2 बॉन्ड हैं उनमें एक सिग्मा है, एक पाई है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि C डबल बॉन्ड C की एनर्जी एक अलग वैल्यू रहेगा, C सिंगल बॉन्ड C की एक अलग वैल्यू रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C की एक अलग वैल्यू रहेगा। आप सिंपली उसके डबल ट्रिपल को देख के वैल्यूज़ को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करने की गलती ना करें, वैल्यूज़ उसकी कुछ डिफरेंट होती हैं। ऐसे कैलकुलेटिव नहीं है कि हम न्यूमरल से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। सही है, आगे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कि वहाँ क्या बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 मोल CO2 बन रहा है, ये देखिए, ये CO2 का 2 मोल बना, मतलब मुझे 2 डबल बॉन्ड्स को तोड़ना है, मुझे 2 डबल बॉन्ड्स को तोड़ना है। और वाटर के केस में आप यहाँ पे देखें तो मुझे 2 OH बॉन्ड्स एक मॉलिक्यूल में दिखते हैं, 2 मोल हैं, तो मतलब मुझे 4 OH बॉन्ड्स को तोड़ना है। एनर्जीज़ को चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार देख रहा हूँ CH बॉन्ड 4 तोड़ने थे मुझे, एनर्जी 414 गिवन है, तो 414 इंटू 4, ये 4 CH के बॉन्ड तोड़ने हैं। C डबल बॉन्ड C तोड़ना है मुझे, एक ही तोड़ना है, एक के लिए एनर्जी गिवन है 619, ठीक है, ये टूट फूट होगी इसकी पूरी। अब O2 पे चला जा रहा हूँ मैं, 3 मोल्स हैं O2, एक डबल बॉन्ड O को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी है दिस वन 499, 3 इंटू 499, ये लीजिए, ये O2 तोड़ दिया, ये आपने C2H4 तोड़ दिया,
ये सारा का सारा हिसाब किताब हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स का। माइनस, अब प्रोडक्ट्स को संभालिए। सी डबल बॉन्ड ओ जो आपको ब्रेक करने हैं वो दो बॉन्ड्स हैं। 2 इंटू सी डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी देखिए 724 है। 2 इंटू 724 क्या सही है? यस, इन दो बॉन्ड्स को तोड़ना था, 2 मोल्स को तोड़ना था, तो 2 मोल्स के लिए 2 लिखा, लेकिन ये 2 मोल यहाँ भी दिख रहा है आपको, यानी कि टोटल 4 डबल बॉन्ड्स को तोड़ना था, तो 2 की बजाय आप यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई करें। पूरी रिएक्शन को जाके जब देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको 4 डबल बॉन्ड्स तोड़ने हैं। एक मॉलिक्यूल में ही 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ही 2 मोल डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो 2 मोल्स में 4 मोल डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे। ये आपका सीन रहेगा प्रोडक्ट के लिए। -4 इंटू OH का बॉन्ड एनर्जी चेक कर लीजिए, कहाँ लिखा हुआ है मैंने, 460 है। ये सारी की सारी कहानी, ये जो वैल्यू आपको राइट साइड पे मैंने अंडरलाइन करके दिखाई है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। बाकी सब छोड़ देता हूँ। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कीजिए, इसको कीजिए और रेफरेंस को रिपोर्ट कीजिए। वो आपके पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा H होगा। क्वेश्चन देखें एक बार आप। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इफ बॉन्ड एनर्जी इज गिवन। तो मैं वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। सी हियर H2O बनाना है मुझे। ये मेरे पास रिएक्शन है, 2H2 gives 2 वाटर। अब मुझे कितने बॉन्ड्स तोड़ने हैं, कितने बनेंगे, वो एनर्जीज कैलकुलेट करनी है। HH के 2 बॉन्ड्स टूटेंगे, H2 में 1 बॉन्ड है, 2 मोल दिया हुआ है, तो दिस इज़ 2 इंटू 435। ये बॉन्ड एनर्जी इसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है। O2 के लिए 498 किलो जूल रिक्वायर्ड है। O डबल बॉन्ड O, O2 वो तोड़ना है आपको। ये सारा का सारा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। माइनस प्रोडक्ट में OH के 4 बॉन्ड हैं। वाटर में 2 बॉन्ड होते हैं OH के, 2 मोल लगा हुआ है तो 4 बॉन्ड है। सो 4 इंटू वैल्यू गिवन है 460। आंसर को सॉल्व कीजिए। क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है? नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है? तो थोड़ा डेफिनेशन रिकॉल कीजिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये वाटर बन रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से ही बन रहा है, लेकिन 2 मोल बन रहा है। मतलब जो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा x/2, यानी कि इस पूरी रिएक्शन में जो आपको हीट दिखाया गया है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर वाटर होगा। ऐसे आप इस x को आंसर रिपोर्ट नहीं कर सकते। फिर असल में तो मुझे ये करना चाहिए था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है, तो मतलब क्लियर था कि मुझे 1 मोल वाटर बनाना है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कितने लूँगा, तो मैं H2 का 1 मोल लेता और ऑक्सीजन का ½ मोल लेता। दैट्स ऑल। और अब अगर मैं कैलकुलेट करता तो H2 का बॉन्ड एनर्जी 435 था, O2 का बॉन्ड एनर्जी 498 था, 1 मोल के लिए ½ मोल लेना था मुझे। ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स था, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू 460। हाँ, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वही x/2 ही आने वाला है आपका। दूसरे क्वेश्चन पे आप लोग एक नज़र डालें कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन गिवन है। आपकी बार रिएक्शन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को थोड़ा बॉन्ड्स की फॉर्म में दिखा देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना लगे। HCN है, H2 समझना तो इतना मुश्किल नहीं है, 2 मोल H2 डाल दिया हमने, और ये बन रहा है CH3 NH2, CH3 NH2, और इसका डेल्टा H गिवन है -150 किलो जूल।
तो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन जो है -150, वो एक्चुअली समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो मैं रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी का सम करता हूँ। CH का एक बॉन्ड है यहाँ पे और एनर्जी 414 गिवन है। C ट्रिपल बॉन्ड N का एक बॉन्ड है और बॉन्ड एनर्जी पता नहीं है, X लिख देता हूँ, प्लस HH के दो बॉन्ड्स हैं और HH का बॉन्ड एनर्जी 433 है, इंटू 2 कर देता हूँ, 2 मोल्स थे। ये सारा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। CH का एक 3 बॉन्ड है CH का यहाँ पे 414 इंटू 3। C सिंगल बॉन्ड N एक बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड N एक बॉन्ड है और 293 उसका बॉन्ड एनर्जी गिवन है। और NH बॉन्ड 396 और NH के 2 बॉन्ड्स हैं, आप रिएक्शन पे ध्यान से जाके देख सकते हैं। ये सारा का सारा आप कैलकुलेट करें तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं अंडरलाइन करके दिखाऊं तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट है और ये वैल्यू -150 के इक्वल है। यहाँ से x को सॉल्व कीजिए तो वो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा। चलिए, ये पहला टाइप था एक डेल्टा एच कैलकुलेट करने का। जनरली सवाल पूछा जा सकता है, बॉन्ड एनर्जीज अगर गिवन हो तो इसी तरह से बहुत ही आसान तरीका था निकालने का। अगली टेक्निक बताने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ और वो ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको ट्रीट करें आप एज मैथमेटिकल इक्वेशंस। उनको आप मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह से ट्रीट करें। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर, और मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं C प्लस O2 गिव्स CO2। ये 2 केमिकल इक्वेशंस आपको दिख रही हैं। यू जस्ट कंसिडर कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब यहाँ 2 पुट कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये 1 हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ये 2 हो गया। और मैं कहूँ कि अच्छा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। फिर मैं कहूँ कि इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों के रिएक्टेंट्स इकट्ठे कर दो, दोनों के प्रोडक्ट्स इकट्ठे कर दो। तो ये बन जाता है आपका 2H2 प्लस O2 प्लस 3C प्लस 3O2 और ये आपका प्रोडक्ट्स इधर ऐड हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 2 वाटर प्लस 3CO2। हालांकि कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, बट मैथमेटिकल टूल कैसे यूज़ करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह से कैसे ट्रीट करना है, जस्ट वो समझा रहा हूँ। ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये O2 था, ये O2 था, तो 2 बार किस लिए लिखना, तो मैं यहाँ पे 4O2 लिख दूँगा कुछ इस तरह से। अब मैं चेक कर लूँगा कि कहीं इधर और इधर सेम रिएक्टेंट और लेफ़्ट साइड और राइट साइड में सेम केमिकल्स तो नहीं है, तो सेम होंगे तो मैं कैंसिल कर दूंगा। जैसे यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा, तीनों अलग अलग हैं, यहाँ तीनों अलग अलग हैं, तो कैंसिलेशन जैसा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में, एक नई रिएक्शन में यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, यहाँ सेंटर पे फ्रेम कर देता हूँ। किसी रिएक्शन में मान लीजिए कुछ ऐसा आता है, CH4 प्लस CO2 प्लस O2 gives CO2 प्लस वाटर प्लस CO, मान लीजिए कुछ ऐसा आता है। तो मैं ये देखूंगा इधर भी CO2 आ रहा है, इधर भी CO2 आ रहा है, तो मैं इस CO2 से इस CO2 को कैंसिल कर सकता हूँ। या अगर मैं इस O2 को राइट साइड पे लेके जाना चाहूँ और CO को लेफ्ट साइड पे लेके आना चाहूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, CH4 माइनस CO
इधर प्लस था CO, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस बन जाएगा। वाटर, ये O2 में इधर लेके जाना चाह रहा था, माइनस O2। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से ट्रीट कर सकता हूँ। या मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे CO वापस लेके जाना है, O2 इस तरफ लेके आना है, तो इस O2 का माइनस इधर आके ये प्लस O2 बन जाएगा और ये माइनस CO इस तरफ आके प्लस CO बन जाएगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह से ट्रीटमेंट रहता है। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने 3 इक्वेशंस लिख रहा हूँ। C plus O2 gives CO2, H2 plus half O2 gives water, CH4 plus O2 gives CO2 plus water। ये मेरे पास 3 केमिकल इक्वेशंस हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। अगर मैं चाहूं कि मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब होगा कि मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूं। मैं क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगा, बट अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 से मल्टीप्लाइड होगी इक्वेशन। अगर मैं आपको कहूं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 ऐड कर दो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 ऐड करने का मतलब है इसके रिएक्टेंट और इसके रिएक्टेंट इकट्ठे लिख दो। देखो मैं यहां लिख रहा हूं C प्लस O2 प्लस, इसके रिएक्टेंट्स उठा लाता हूँ, 2H2 प्लस O2, दोनों के रिएक्टेंट्स एक साथ हो गए। अब दोनों के प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, CO2 प्लस वाटर, 2 वाटर थे, सॉरी, ये लीजिए। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये रिएक्शन एक्चुअली फर्स्ट और फोर्थ का सम करने पे बनने वाली रिएक्शन है। इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को इस इक्वेशन में या इस रिएक्शन में जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे ये रिएक्शन या मतलब ये एक इक्वेशन मिलती है। अब मैं कहूँ कि इसमें इसको ऐड करो और इसको माइनस कर दो, मतलब इसके अंदर इसको माइनस कर दो, तो सी हियर C प्लस O2 2 बार आ रहा है तो मैं 2O2 लिख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, प्लस 2H2, ये लीजिए। इसको मुझे माइनस करना था, माइनस CH4 माइनस 2O2। फिर उधर आ जाइए, ये था आपका CO2 प्लस वाटर, और इसमें मुझे इक्वेशन 3 को माइनस करना था, तो माइनस CO2 माइनस वाटर, मतलब इसके प्रोडक्ट्स और इसके प्रोडक्ट्स माइनस कर दिए, इसके रिएक्टेंट्स और इसके रिएक्टेंट्स माइनस कर दिए। अब मैं एक बार फिर दोबारा केमिकल इक्वेशन को नज़र डाल रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये नेगेटिव 2O2 ये पॉजिटिव 2O2 कैंसिल हो जाएगा, ये CO2 और ये CO2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हैं, ये 2 वाटर और ये 2 वाटर कैंसिल हो जाएंगे। सही है बात। तो मेरे पास क्या बचेगा वो मैं यहाँ पे अगर आई थिंक लिखूं तो ये बनता है मेरे पास C प्लस 2H2 माइनस CH4 गिव्स, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, 0। अब अगर मैं चाहूं तो इस CH4 को राइट साइड पे लेके जा सकता हूं और मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा C प्लस 2H2 गिव्स, ये माइनस उधर जाते ही प्लस हो जाएगा, CH4, C प्लस 2H2 गिव्स CH4। तो आप देख सकते हैं कि मैं 1, 2 और इन 3 रिएक्शंस की हेल्प से किस तरह से ये एक नई रिएक्शन बना पा रहा हूँ। ऐसा ट्रीटमेंट थर्मोडायनामिक्स के अंदर रिएक्शंस के लिए अलाउड रहता है। आप उनको इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस ट्रीट करके उनसे कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ आपको,
वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली जो फोकस रहेगा यहाँ पे इस एरिया के अंदर वो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन समझाना रहेगा, जो कि मैं स्टार्टिंग पे ही आज इंट्रोड्यूस करके आया हूँ आपको कि हम वही पढ़ना चाहते हैं। और उसी को समझाने के लिए न्यूमेरिकली हम लोग इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करना चाह रहे थे कि केमिकल रिएक्शन को आप मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा एच के लिए एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है A गिव्स B और उसका कोई एक पर्टिकुलर डेल्टा एच वैल्यू है, कुछ भी समझ लीजिए, x समझ लीजिए। अब हो सकता है कि वो वाया CB बने, या हो सकता है वो पहले D बने फिर E बने फिर B बने, डेल्टा एच तो सेम ही रहेगा, वेदर वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो या ये। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। x का वैल्यू x ही रहेगा, चाहे वो A से सीधा B बने या वाया C बने या DE बने। ये एक और छोटी सी बात है, अंडर द हेडिंग आपको बुक्स में दिखेगा ये हेजला। तो हेजला यही कहता था कि डेल्टा एच जो है रिएक्शन का वो सेम रहता है, चाहे वो डिफरेंट पास फॉलो करके आए। तो ये भी मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में असिस्ट होता दिखाई देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से हम डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। आज हमने एक टाइप ऑफ द क्वेश्चन किया डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन निकालने का, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं है। जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेल्टा एच कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल पे ही हमारा फोकस रहेगा, थ्योरेटिकली कोई बात नहीं करनी। जो करनी थी वो हम लोग यहाँ पे अप टू फर्स्ट लॉ के लिए कर चुके हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एच के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। गुड बाय।